students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस 3 क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। क्लास 10th का हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था। सबसे पहले हमने करंट और चार्ज पढ़ा था, उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, है ना, हमने ये सब टॉपिक्स कवर करे थे। उसके बाद हमने इससे प्रीवियस क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशनशिप पढ़ा था। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन करा होगा। उसी ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस नाम का टर्म एक डिफाइन करा था। उसी रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर्स उस रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इससे प्रीवियस क्लास में जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो करंट होता है, एक वायर है, उसके जो दोनों एंड से पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। यानी कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो रेशो है वो कांस्टेंट आता है ना। हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट करा था जो कि एक स्ट्रेट लाइन आया था। ठीक है, इससे यही पता चलता है कि वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्टूडेंट्स, जब हमने उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमने क्या डिफाइन करा? हमने उसको बोला रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का हमने डेफिनेशन क्या बताया था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज या टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, यही बताया था। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या बताई थी हमने? ओम्स बताई थी, है ना। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है। तो पहला फैक्टर है हमारा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग साइड बाय साइड नोट्स जरूर बनाइएगा। कोई क्वेरी आती है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे आज कवर करने वाले हैं। तो पहला आता है हमारा, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। लेंथ पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है बताइए? लेंथ पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए और ये फाइंड आउट किया गया कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ से क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर हम इसे एक सिंपल वर्ड्स में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड, मतलब हमने लंबाई बढ़ा दी वायर की, या कह दे कंडक्टर की हमने लंबाई बढ़ा दी, लेंथ हमने बढ़ा दी, देन इट्स रेजिस्टेंस will also get increased, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हमने उसकी लेंथ को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, शॉर्ट कर दिया, then its resistance will also get डिक्रीज्ड, उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो मतलब यही होता है ना, जैसे हमारा दोस्त करेगा वैसे ही हम करेंगे। एक चीज ये हो गई, हम एनिमी नहीं होते हैं, है ना। तो यानी कि लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, लेंथ, या फिर अगर हम ये कह सकते हैं अगर लेंथ को हमने डबल कर दिया, अगर ये आ जाए एग्जाम में, तो रेजिस्टेंस भी क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स यानी कि डबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने लेंथ को हाफ कर दिया तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा?
हाफ हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या इससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि लंबी वायर में रेजिस्टेंस कैसा होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि लेंथ ज्यादा होती है ना। तो हम इससे कंक्लूजन ये निकालते हैं कि लॉन्गर वायर will have greater resistance, ये चीज क्लियर हो गई आप सभी को। और अगर शॉर्टर वायर ले, छोटी, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, लंबी वायर है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उसमें करंट क्या होगा? कम होगा, है ना। अब अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम रेजिस्टेंस और करंट में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, हम इसको लर्न नहीं कर पाते हैं, तो बेटे देखो रटने वाली कोई बात नहीं है, कोई रटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपको रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशन याद है, इतना ही बहुत है। आपको पता है लेंथ बड़ी तो रेजिस्टेंस बड़ा। अब रेजिस्टेंस जो है वो करंट का क्या होता है? एनिमी होता है, यानी कि उसका उल्टा चलेगा। आपको पता है भैया लॉन्ग वायर में तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट तो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लर्न करने पे जाओगे, क्रैमिंग करोगे, तो उससे इसमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। 99% पॉसिबिलिटी कि आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आप इस रिलेशन को याद रखिए अपने माइंड में। ठीक है, उससे आपको रेजिस्टेंस पता रहेगा, और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? करंट। समझ में आ गई? कई बार एमीटर रीडिंग बोलते हैं, कई बार करंट बोलते हैं। तो यानी कि उसके अंदर क्या होता है आपका, आप रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करिए और उससे फिर आप करंट पर आइए, तब आपको ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्टर, ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब मोटी वायर या पतली वायर, यानी कि हम अदर वर्ड्स हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को थिकनेस भी बोल सकते हैं। क्या हम थिकनेस बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अब ये भी एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया गया कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है बेटे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा चलेगा उससे। ठीक है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, रेजिस्टेंस आपका कम होगा। एंड इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यानी कि मोटी वायर है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और अगर पतली सी वायर है, एरिया कम है उसका, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। क्लियर हो गई? तो यानी कि अगर मैं ग्रेटर रेजिस्टेंस की बात करूं तो उसके अंदर कौन सी वायर आएगी आपकी? थिन की थिक? वेरी गुड, थिन वायर। ठीक है, तो थिन वायर क्योंकि उसका एरिया कम होता है ना, तो थिन वायर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा फैक्टर कंप्लीट। इसके अंदर एक इसका ना सब फैक्टर भी आ सकता है। सब फैक्टर मतलब कि इसमें से ना एक चीज निकल कर आ रही है। क्या? एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, पाई आर स्क्वायर, ये आप सब लोगों ने पढ़ते हुए आ रहे हो 8th स्टैंडर्ड से। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस चीज को रब कर रही हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा लेंथ। ठीक है, तो इसी का ही सब फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
और रेडियस को मैं लिख सकती हूँ डायामीटर का हाफ, लिख सकते हैं ना, रेडियस तो d/2 ही होता है। तो अगर मैंने इसको d/2 कर दिया, ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको d²/4 लिख सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था a के, वो a की जगह पे मैं d² लिख सकती हूँ। बाकी सारे कांस्टेंट टर्म्स, जो ये 4 आएगा, जो ये पाई आएगा, वो सब हमारे प्रोपोर्शनैलिटी टर्म में चला गया है। अब हमारे पास क्या है, d² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये इसका सब फैक्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि अगर मैंने डायामीटर, इफ डायामीटर इज हाफ, मैंने आधा कर दिया, देन रेजिस्टेंस विल बिकम, रेजिस्टेंस विल भी क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ऊपर चला जाएगा, तो रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स, है ना, रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मैंने डायामीटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, अगर डायामीटर इज डबल्ड, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4, तो यानी कि रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको थ्राइस करते हैं, ठीक है, 1/3 टाइम्स करते हैं, तो ये 9 टाइम्स आ जाएगा स्क्वायरिंग करके, और अगर यहाँ पे थ्राइस करते हैं तो ये 1/9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/3 टाइम्स है तो यहाँ पे 9 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 3 टाइम्स है तो यहाँ पे 1/9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये इसका सब फैक्टर भी क्लियर हो गया, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब इसका थर्ड फैक्टर, अब हम करेंगे बेटे थर्ड फैक्टर। आपने सब चीज नोट डाउन कर ली, तो थर्ड फैक्टर है हमारा, थर्ड फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। क्या है बेटा थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब कि मान लो मैंने आपको 2 वायर दी, सेम लेंथ सेम थिकनेस की, लेकिन एक कॉपर की है और एक निक्रोम की है, तो उसमें उन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। कॉपर क्योंकि गुड कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है, और जो हमारा निक्रोम है वो एलॉय है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। बल्कि निक्रोम तो कॉपर का ही एलॉय है। एलॉय क्या होते हैं, जो 2 मेटल्स या 2 से ज़्यादा मेटल्स या एक मेटल एक नॉन मेटल के मिक्सचर से जो सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अच्छी होती हैं मेटल्स के मुकाबले, ठीक है, तो उन्हें हम एलॉयज कहते हैं, है ना। तो ये एलॉय जिस मेटल से बना है उस मेटल के मुकाबले इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम कहें कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो निक्रोम वायर, अगर हम निक्रोम की बात करें, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, निक्रोम क्योंकि एक एलॉय है, तो निक्रोम हैज 60 टाइम्स हायर रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा 60 टाइम्स हायर रेजिस्टेंस देन कॉपर वायर, देन कॉपर वायर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई नेचर ऑफ मटेरियल की, कि नेचर पे भी डिपेंड करते हैं किस चीज का बना हुआ है आपका कंडक्टर। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब आपका इसका लास्ट फैक्टर बचता है। लास्ट फैक्टर क्या है इसका, टेम्परेचर। क्या है इसका लास्ट फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कैसे, अगर हम प्योर मेटल्स की बात करें, हम बात करें प्योर मेटल्स की, ठीक है, अगर हम बात करें प्योर मेटल्स की, तो इसके अंदर अगर आपका हम टेम्परेचर बढ़ा दें, रेज कर दें, ठीक है, बढ़ा दिया, तो मेटल की रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, देन रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, बढ़ेगा, उसी को फॉलो करेगा, फ्रेंडली बनेगा, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर को लोअर कर दिया, डिक्रीज कर दिया, देन रेजिस्टेंस विल आल्सो डिक्रीज, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ये भी फ्रेंडली है, इससे समझ में आएगा। बट अगर यही चीज हम एलॉयज में देखें,
ठीक है। एलॉयज में तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी तो क्या ही, तो इसलिए उसके अंदर एलॉयज में जो है ना टेम्परेचर जो है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एलॉय चाहे आप कम कर लो चाहे ज़्यादा कर लो, तो एलॉयज में दे रिमेन unaffected, they remain unaffected from temperature। ठीक है, टेम्परेचर का कोई भी असर इसके ऊपर एलॉयज के ऊपर नहीं पड़ता। क्या ये चीज़ समझ में आ गई सभी को? क्या चारों फैक्टर्स समझ में आ गए? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या होता है? अभी हमने जो फैक्टर्स पढ़े हैं ना उसी में से ही इसकी डेफिनेशन निकलती है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। आपको रेजिस्टिविटी पढ़ने से पहले वो फैक्टर्स ज़रूर अच्छे से पता होने चाहिए। हमने उसमें शुरुआत में 2 फैक्टर्स पढ़े थे, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उन दोनों ही इक्वेशन से, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इन दोनों से ही हमारा क्या है रेजिस्टिविटी निकलती है। कैसे? अगर मैंने उन दोनों को मैं जो है क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ लेंथ बाय एरिया। क्या ये सही लिखा है मैंने? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे L से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है और एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है। ठीक है, तो मैंने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएंगे तो लगाएंगे हम इक्वल टू का साइन, राइट। इक्वल टू का साइन लगा के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा वो आएगा ये सिंबल। ये सिंबल, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, रो, ग्रीक लेटर, मतलब इस लेटर का नाम रो है, इस टर्म का नाम रो नहीं है, इस ग्रीक लेटर को हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, और बाकी L/A तो आएगा ही, ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये रो है ना, इसके अंदर जो रो है, इस रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इस रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, जैसे ओम्स लॉ में R आया था कांस्टेंट V/I का, उसको हमने रेजिस्टेंस कहा था ना बच्चों, तो उसी तरीके से इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है रो, उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई इतनी चीज? ये स्पेसिफिक अब हमारे एग्जाम में रेजिस्टिविटी के नाम से भी आ सकता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी आ सकता है। आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आपने रेजिस्टेंस मान लिया, नहीं, ये आपकी रेजिस्टिविटी ही होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? अगर मैंने लेंथ को 1 मीटर रख दिया और मैंने एरिया को 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, तो R क्या हो जाएगा आपका, रो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इफ मार्कर गॉन, ठीक है, इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रो। ये चीज समझ में आ गई? तो यानी कि यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन निकलती है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड, रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड, ठीक है, विच इज 1 meter long and 1 meters and has 1 meter square area of cross section, area of cross section। तो वो हो गई हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं,
ठीक है, तो ये यहीं से निकलती है। देखो अगर मैं यहाँ से रो को ले जाऊं, इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूं, तो ए ऊपर चला जाएगा और एल नीचे, ठीक है ना। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रो, जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर इंटू ए बाय एल। ये क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाय एल। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यूनिट देखूं तो आर की कितनी होती है ओम्स, ए की कितनी होती है मीटर स्क्वायर और एल की होती है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरा ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्या ये चीज क्लियर हो गई। ये वाला मार्कर भी लाइट हो गया, ज्यादा ही पढ़ रहे हैं शायद। ऐसा यूनिट ऑफ रो इक्वल टू ओम मीटर, ये चीज क्लियर हो गई। ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी, ठीक है। फीलिंग्स आपको समझ आ रही है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट के पीछे क्या फीलिंग्स चल रही हैं, ठीक है। बस वहीं तक पहुंचना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर, गॉट इट। अब हमारे पास आता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो। तो बेटे आप इसमें ये लिखोगे कि बाय दिस स्टेटमेंट वी मीन दैट कि इफ वी टेक अ 1 मीटर वायर, 1 मीटर कॉपर वायर having 1 meter square of area of cross section, then the resistance of the copper wire is 1.69 into 10 raised to the power -8 ohms। यही समझते हो रेजिस्टिविटी से कि अगर कॉपर वायर की मैं रेजिस्टिविटी ये बता रही हूँ, तो इसका मतलब अगर कॉपर वायर मैंने 1 मीटर लंबी ली है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस इतने ओम्स है। वहां पे ओम मीटर नहीं, रेजिस्टेंस इतना ओम्स है। ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी कंप्लीट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। क्या डिफरेंस है, देखिए रेजिस्टेंस जो है ना वो आपका लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। वो क्या है, आपकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। जबकि जो आपका रो है वो क्या है आपका, ये आपका आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। यानी कि सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। मान लीजिए आपने एक वायर ली, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, आपस में भी कोलिशन कर रहे हैं, दूसरे एटम्स के साथ भी कोलिशन हो रही है ना। उसकी वजह से कुछ उनके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो यानी कि वो नेचुरल हो रहा है, तो वो हो गया हमारा नेचुरल रेजिस्टेंस। और उस नेचुरल रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। हम उस नेचुरल रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब इसके ऊपर सिर्फ टेम्परेचर का तो फर्क पड़ेगा, या मटेरियल किस मटेरियल से वो बना हुआ है उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन एरिया और लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। वो अपना सिंपल नेचुरल रेजिस्टेंस है, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं इस वायर को एक वोल्टेज सोर्स से यानी एक सेल से अगर मैं ज्वाइन करवा देती हूँ, कनेक्ट करवा देती हूँ और अपने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक सही डायरेक्शन में मूव करवाती हूँ, तो उसमें आपका क्या आता है, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, उन्हें हम कहते हैं रेजिस्टेंस। उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब डिफरेंस क्लियर हो गया रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच का बच्चों, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि रेजिस्टिविटी में क्वेश्चन आता है कि हमारे जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना, जैसे कि आपका होता है टोस्टर, हेयर ड्रायर, वाटर गीज़र, इन सब में ही हम लोग एलॉयज का यूज़ करते हैं। हम लोग कभी भी प्योर मेटल का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते हम
हम लोग, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है प्योर मेटल के मुकाबले, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट दे पाते हैं। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हुआ कि एलॉयज़ आपके बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। ऑक्सीडाइज का मतलब बहुत जल्दी से बर्न नहीं होते। अगर आपने इलेक्ट्रिक आयन में, यानी कि जो आप प्रेस करते हैं ना घर में, अगर उसके अंदर आपने प्योर मेटल यूज़ करा तो वो हाई टेम्परेचर जैसे ही आएगा, हाई करंट जैसे ही आएगा आपका, तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, या टेम्परेचर हाई होने की वजह से भी जल जाएगा, है ना, वो बर्न हो जाएगा। लेकिन आपका एलॉय पे इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम उसको रेड हॉट होने तक गर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लिखेंगे, ठीक है, कि why electrical appliances are made up of nichrome instead of copper। तो इसके दो रीजंस है, मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ठीक है। आई होप आप उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके दो रीजंस हैं, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजंस होंगे वो आपके? हाँ जी बताइए। पहला निक्रोम, मैं उसका सिंबल अच्छा निक्रोम, ओके। निक्रोम जो है हैज हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी। दूसरा है ना, इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, ऑक्सीडाइज्ड को आप लिख सकते हैं बर्न, ऑक्सीडाइज्ड इजीली, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं रेजिस्टिविटी का और इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा अब न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देती हूँ। पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है हमारा कि अ कॉपर वायर, मैं सिर्फ रॉ डाटा लिखूंगी, बाकी क्वेश्चन मैं आपको पूरा बोल रही हूँ, ठीक है। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, यानी कि उसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 2 मीटर। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। हैज अ रेजिस्टेंस भी दे रखा है 2 इंटू 10⁻2 ओम्स, ठीक है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो उसकी रेजिस्टिविटी अगर हमें निकालनी है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, है ना। रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, R इंटू ए बाय एल। आर की वैल्यू लगाइए 2 इंटू 10⁻2 इंटू एरिया 1.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है -2 में है, ठीक है। तो यहाँ से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 1.7 इंटू 10⁻⁻2 - 6 ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻8, यही हो जाएगा ना बच्चों। हाँ, और इसके आगे हम लगा देंगे ओम मीटर की, आ गई हमारी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। ये वाले न्यूमेरिकल में कोई डाउट अगर है तो प्लीज मुझे बताइएगा। अब आपका एक और न्यूमेरिकल छोटा सा है, बेसिक सा है, वो भी कर लेते हैं। मैं रब कर रही हूँ बोर्ड को। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि अ 6 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड अप। इसको मैं लिख रही हूँ, अ 6 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड अप। हमने उसको डबल कर लिया, इज डबल्ड अप, है ना। हमने उसको डबल्ड अप करा कैसे, बाय फोल्डिंग, हमने उसको फोल्ड कर दिया। समझ में आ गई? देन व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे कि उसका न्यू रेजिस्टेंस
क्या होगा? हाँ जी बताइए, इसको कैसे करेंगे हम लोग? उसको हम लोग ऐसे करेंगे बेटा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास अब रेजिस्टेंस तो दे रखा है 6 ओम्स, राइट। मान लीजिए लेट ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू L and original area equal to A and न्यू लेंथ क्या है हमारा L डैश और न्यू एरिया हमारा क्या है A डैश, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं। अब उन्होंने हमसे क्या कहा है कि हमने डबल करा, ठीक है। तो न्यू लेंथ जो है वो हमारा 2L के बराबर होगा कि नहीं होगा? डबल हो गया ना, है ना। और हमारा जो एरिया है वो क्या हो गया हमारा, इस डबल डब बाय फोल्ड। अच्छा, हमारी लेंथ आधी हो जाएगी, हमने डबल ऐसे ऐसे मोड़ दिया तो लेंथ तो हो गई आधी और एरिया हो गया हमारा डबल, ठीक है। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा आर डैश इज इक्वल टू रो तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल एक है, ठीक है, इनटू एल डैश बाय ए डैश, है ना। अब एल डैश की अगर मैं वैल्यू डालूं तो एल बाय 2 इंटू 1/2 ए, यानी कि मैं लिख सकती हूँ 1/4 को अलग से इंटू रो एल बाय ए। और रो एल बाय ए क्या है हमारा पुराना रेजिस्टेंस, है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/4 इंटू आर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? एल डैश था L/2, ए डैश है 2A, तो नीचे हमने 2A लगाया, 2 इंटू 2 4, 1/4 अलग लिख लिया, रो एल बाय ए हमने अलग लिख लिया। 1/4 रो एल बाय ए को हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं जिसकी वैल्यू है 6, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 6, जिसको कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो आर डैश आ जाएगा 1.5 ओम। दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताएंगे, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, है ना। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छे से इसे पढ़िएगा, ठीक है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।